तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है वेनम द लास्ट डांस। और ये वेनम द लास्ट डांस मूवी सोनी की स्पाइडरमैन यूनिवर्स की वेनम की तीसरी मूवी है जो कि दुनिया भर में आज ही रिलीज हुई है। और हाँ, वेनम 3 मूवी को लेकर सबसे खास बात यह है कि इस मूवी के अंदर हमें न सिर्फ कई सारे सिम्बियोट्स दिखे हैं बल्कि उन सारे सिम्बियोट्स के साथ साथ उनका गॉड यानी कि नल भी दिखाए। सो इसीलिए चलिए हम भी जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो के अंदर वेनम द लास्ट डांस मूवी की पूरी स्टोरी को एक्सप्लेन करते हैं ताकि जो भी लोग अब तक इस मूवी को नहीं देख पाए हैं वो सब लोग भी घर बैठे इस मूवी की स्टोरी को एंजॉय कर सके। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए आप सब वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आप सभी कमेंट्स के अंदर वेनम, नल या फिर वेनम 3 जैसे वर्ड जरूर लिखना। और ये सब इसीलिए ताकि हमें भी पता चल सके कि आप सबको वीडियो पसंद आई है। तो फिर आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब इसके बाद मूवी का इंट्रो आता है और इंट्रो के खत्म होने के बाद ही हम सीधा एरी बर्ग को देखते हैं। और एरी बर्ग इस टाइम उसी बार में बैठा होता है जिस बार में वो स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर था। और हमें पता लगता है कि ये सीन भी स्पाइडरमैन नो वे होम वाला सीन है जहाँ पर हम ये देखते हैं कि एरी बर्ग एमसीयू हीरोज के बारे में जानने की कोशिश कर रहा होता है। और इसके साथ ही वो बारटेंडर से ये भी सुनता है कि इस वाले यूनिवर्स के अंदर थैनोस नाम का कोई विलन आया था जिसने की आधे यूनिवर्स को 5 सालों के लिए गायब कर दिया था। बट हालांकि इन सब के बाद ही हमें देखते हैं कि एरी बर्ग अपने वेनम सिम्बियोट के साथ अपने यूनिवर्स में वापस आने लगता है क्योंकि ऑफ कोर्स इसी टाइम पर डॉक्टर स्ट्रेंज अपने स्पेल कास्ट करते हैं और इसीलिए अगली पल एरी बर्ग और वेनम सिम्बियोट अपने यूनिवर्स में वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद भी एरी और वेनम ये देखते हैं कि वो लोग अपने यूनिवर्स के अंदर भी सेम उसी जगह पर हैं जिस जगह पर वो लोग एमसीयू की दुनिया में थे, यानी कि इस टाइम पर भी वो लोग मैक्सिको के उसी बार के अंदर होते हैं। और तो और उनके सामने का बारटेंडर भी बिल्कुल सेम होता है, बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि इनके यूनिवर्स के बारटेंडर के बाल लंबे होते हैं। अब एरी बर्ग के यहाँ पर आते हैं हम ये देखते हैं कि वेनम एरी की बॉडी से अपने कई सारे हाथ बाहर निकलता है और एरी बर्ग के लिए ड्रिंक बनाकर उसे पिलाता है। लेकिन इसी टाइम पर बारटेंडर एरी को देखता है जिस वजह से वो नोटिस कर लेता है कि एरी की बॉडी के अंदर से बहुत सारे हाथ निकल रहे हैं। लेकिन फिर इसी टाइम पर एरी बर्ग उसी बार में लगे हुए एक टीवी को देखता है जिस टीवी के अंदर ये न्यूज चल रही होती है कि पैट्रिक मुलिगन नाम के एक डिटेक्टिव की मौत हो चुकी है और पुलिस को यह शक है कि पैट्रिक मुलिगन को एरी बर्ग ने मारा है। इसके लिए पुलिस एरी बर्ग को ढूंढ रही है लेकिन एरी बर्ग इस टाइम पर गायब है। अब एरी बर्ग जैसे ये न्यूज सुनता है कि पुलिस वाले उसे पैट्रिक मुलिगन का हत्यारा समझ रहे हैं वैसे ही वो समझ आता है कि इस टाइम पर उसका सैन फ्रांसिस्को जाना खतरे से खाली नहीं है क्योंकि अगर वो वहाँ पर जाता है तो पुलिस उसे अरेस्ट कर लेगी और अगर ऐसा होता है तो वो अपनी बेगुनाही को साबित भी नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर इसके बाद ही वेनम सिम्बियोट एरी से बोलता है कि अब आखिरकार एरी क्या करने वाला है, जिस पर एरी वेनम को बताता है कि असल में अब वो यहाँ से सीधा नहीं उठ जाएगा क्योंकि वहाँ पर वो एक जज को जानता है और एरी को उस जज के कई सारे बुरे कामों के बारे में पता है और इसलिए एरी उस जज से मदद लेगा और अपने आप को बेगुनाह साबित करेगा। अब एरी बर्ग जैसे इस बात को फाइनल करता है कि उसे न्यूयॉर्क जाना है वैसे ही वो उस बारटेंडर के पैसे देता है और पैसे देकर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन दोस्तों इसी टाइम पर हम ये देखते हैं कि बारटेंडर को पैसे देने के लिए वेनम अपना हाथ निकालता है और उसके काउंटर के ऊपर पैसे रख देता है। लेकिन इसी टाइम पर हम ये देखते हैं कि वेनम ने जब काउंटर पर पैसे रखे होते हैं तब उसी टाइम पर पैसों के साथ साथ वेनम की बॉडी का छोटा सा टुकड़ा वहाँ पर रह जाता है और ये टुकड़ा भी बिल्कुल वैसे ही होता है जैसा टुकड़ा वेनम ने एमसीयू यूनिवर्स पर छोड़ दिया था। अब एरी बर्ग बाहर से निकलकर बाहर चलने लगता है लेकिन बाहर सड़क पर चलते हुए उसे कई सारे कुत्तों की आवाज आती है और इसीलिए उन सारे डॉग्स की आवाजों को सुनकर एरी बर्ग उसी जगह पर जाता है जहाँ पर वो सारे डॉग्स होते हैं। वहाँ पहुंचकर एरी और वेनम ये देखते हैं कि कुछ बुरे लोगों ने बहुत सारे डॉग्स को पिंजरों में कैद कर रखा है और शायद से वो सब लोग मिलकर इन सारे डॉग्स को बेचना चाहते हैं और इसीलिए एरी और वेनम ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग इन सारे पिंजरों को खोलकर डॉग्स को आजाद कर देंगे। लेकिन उनके ऐसा कुछ करने से पहले वहाँ पर 3 लोग आ जाते हैं और ये तीनों वही लोग होते हैं जिन्होंने इन सारे डॉग्स को यहाँ पर कैद किया होता है। यहाँ पर एरी इन सबको जाने के लिए कहता है और वो उन तीनों से कहता है कि अगर वो लोग इन सब कुत्तों को जाने दें और चुपचाप यहाँ से निकल जाए तो वो किसी को भी कुछ नहीं करेगा। लेकिन हम ये देखते हैं कि वो तीनों एरी की बात नहीं मानते और वो लोग एरी पर हमला कर देते हैं, उस पर गोलियां चलाते हैं जिसके रिस्पॉन्स पर वेनम सिम्बियोट बाहर आता है और एरी बर्ग इस मूवी में पहली बार वेनम बनता है और फिर वेनम बनते ही वो सबसे पहले सारे डॉग्स को आजाद करता है एंड देन उन तीनों विलन्स को पकड़कर वेनम उनके सर को खा जाता है। अब इन सब के बाद एरी फिर से अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है और सभी डॉग्स को आजाद करवा के वो वहाँ से निकल जाता है और अपने रास्ते में आगे की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन इसी टाइम पर हम ये नोटिस करते हैं कि एरी के पीछे वाली बिल्डिंग पर एक जेनोफेज आ जाता है, यानी कि वही जेनोफेज जिसे नल ले भेजा है। बट एरी बर्ग उस जेनोफेज को देखता नहीं है एंड वो अपने रास्ते पर चलता रहता है। अब इसी की दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि यहाँ से बहुत दूर एक आदमी बैठा है जो कि इस टाइम पर एरी बर्ग पर नजर रख रहा है और एरी बर्ग इस टाइम पर जिस रोड पर चल रहा है उस रोड के सीसीटीवी कैमरास एरी बर्ग की फुटेज कवर कर रहे हैं और इन्हीं सारे फुटेज के जरिए वो अनजान आदमी एरी बर्ग को देख रहा है। अब यहाँ पर हमें इस आदमी का फेस नहीं दिखाया जाता है लेकिन ये आदमी यहाँ पर कहता है कि एरी बर्ग अब बाहर आ चुका है और इसीलिए अब इसे पकड़ने का वक्त आ गया है। और फिर इसके लिए ये अनजान आदमी जनरल रेक्स को फोन करता है एंड उससे कहता है कि वो एरी को पकड़ ले और यहाँ पर इसकी बातों से हमें पता लग जाता है कि ये बंदा चाहे जो भी है लेकिन ये एरी बर्ग और वेनम दोनों के बारे में जानता है। अब इसके बाद ही हम सीधा जनरल रेक्स को देखते हैं जो कि इन्फॉर्मेशन मिलते है अपनी टीम के साथ सीधा उसी बार के अंदर जाता है जहाँ पर एरी और वेनम थे। यहाँ पर पहुंचकर वो उस बारटेंडर से इन्फॉर्मेशन लेता है जिस पर वो बारटेंडर जनरल रेक्स को बताता है कि अभी जो आदमी आया था उसके बहुत सारे हाथ थे और वो अपने हाथों को बहुत ही लंबा करके कुछ भी पकड़ रहा
था। अब ये बात सुनकर ही जनरल एक्स अपनी टीम से कहता है कि वो लोग उस बारटेंडर को बेहोश करके अपने साथ ले चले, जिसके लिए टीम ऐसे करती है वो उसे बेहोश करके अपनी गाड़ी में डाल देती है। लेकिन हाँ, इसके साथ ही जनरल एक्स वेनम सिम्बियोट की बॉडी के उस छोटे से पार्ट को उठा लेता है जो कि वेनम की बॉडी से निकलकर काउंटर पर रह गया था। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सीधा एक लेडी से मिलते हैं। अब इस लेडी का नाम होता है डॉक्टर पेन एंड हमें पता लगता है कि डॉक्टर पेन बेसिकली एरिया 51 के अंदर रिसर्च का काम करती है। अब दोस्तों, जो भी उम्मीद जानते हैं उन सबको मैं बता दूं कि बेसिकली एरिया 51 नाम की जगह यूएसए में सच में एग्जिस्ट करती है और इस जगह को लेकर ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर एलियस और एलियस से जुड़ी हुई चीजों पर रिसर्च की जाती है एंड हमें इस मूवी के अंदर भी ऐसा ही दिखाया जाता है। हम डॉक्टर पेन को देखते हैं जो कि एरिया 51 में अपना काम करने जाती है और वहाँ पर आकर हमें पता लगता है कि बेसिकली अर्थ पर जितने भी सिम्बियोट्स मौजूद थे उन सारे सिम्बियोट्स को पकड़कर यहीं पर रखा गया है। लेकिन इसके कुछ टाइम बाद ही यहाँ पर डॉक्टर पेन से मिलने के लिए जनरल वैक्स आता है, जिसके बाद हमें पता लगता है कि जो जनरल वैक्स है वो भी असल में एरिया 51 के लिए काम करता है। यहाँ पर जनरल वैक्स ने बार के अंदर से वेनम की बॉडी के जिस छोटे से टुकड़े को पकड़ा होता है वो उसे भी डॉक्टर पेन को दे देता है ताकि उस पर रिसर्च कर सके। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद ही डॉक्टर पेन जनरल वैक्स को लेकर सीधा एक रूम के पास आती है और वहाँ रूम के अंदर के एक बंदे को देखने लगती है। हम ये नोटिस करते हैं कि उस रूम के अंदर पैट्रिक मुलियन है जो कि इस टाइम पर जिंदा है और एरिया 51 की कैद में है। जहाँ पर डॉक्टर पेन और जनरल आपस में बात करते हुए कहते हैं कि जब हमें मिला था तो उस टाइम पर ये मरा हुआ था और इसके लिए हमने एक सिम्बियोसिस का बॉन्ड करवाया जिस वजह से अभी जिंदा हो चुका है। एंड फिर यही से दोस्तों हमें पता लगता है कि सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स के अंदर कोई सिम्बियोट किसी मरे हुए को भी जिंदा कर सकता है। अब इसके बाद ही हमें नोटिस करते हैं कि पैट्रिक मुलियन एकदम से खड़ा हो जाता है और वो रूम के शीशे के पास आता है एंड वो डॉक्टर पेन और जनरल से बात करते हुए उनसे कहता है कि तुम सबके ऊपर बहुत ही बड़ा खतरा आने वाला है। इसके बाद ही हमें पता लगता है कि असल में पैट्रिक मुलियन जो भी बोल रहा है वो असलियत में उसके सिम्बियोट के शब्द है, जिसका मतलब इस टाइम पर पैट्रिक मुलियन नहीं बल्कि उसका सिम्बियोट उनसे बातें कर रहा है। यहाँ पर पैट्रिक मुलियन के अंदर का सिम्बियोट जनरल और डॉक्टर पेन को नल के बारे में बताता है और इस सिम्बियोट को भी नल के बारे में इसीलिए पता है क्योंकि सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स के सारे सिम्बियोट्स हाइपमाइट से कनेक्टेड है। वो सिम्बियोट उन्हें बताता है कि जिसका उन सबको क्रिएट किया है उसका नाम नल है और वो अंधेरे का भगवान है। लेकिन आज से बहुत साल पहले उन सारे सिम्बियोट्स ने मिलकर नल को कैद कर दिया था, पर अब नल आजाद होना चाहता है और इसीलिए वो कोरेक्स को हासिल करना चाहता है ताकि कोरेक्स से वो खुद को आजाद कर ले। अब इसके बाद से शिफ्ट होता है, हम सीधा एडी को देखते हैं। हम ये देखते हैं कि एडी ब्रॉक वेनम सिम्बियोट बनकर एक प्लेन से चिपक गया है और वो उसी प्लेन के जरिए हवा में उड़कर न्यूयॉर्क आ रहा है। लेकिन इसके अगले पल एक ज़ेनोफेज वेनम को ट्रेस करता हुआ उसी प्लेन के ऊपर आ जाता है, जिसके बाद उसी प्लेन पर वेनम और ज़ेनोफेज की फाइट होती है और हम यहाँ पर ही देखते हैं कि ज़ेनोफेज को वेनम की बॉडी के अंदर कोरेक्स लिखा होता है जो कोरेक्स वेनम के गले पर होता है। लेकिन यहाँ पर वेनम किसी तरह से ज़ेनोफेज को चकमा लेता है और वो प्लेन से कूदकर एक पैराशूट खोलता है और एडी को बचा लेता है। नीचे आकर एडी ब्रॉक वेनम से पूछता है कि आखिर वो क्रीचर कौन था और आखिरकार वो उन पर हमला क्यों कर रहा था। इसका जवाब देते हुए वेनम एडी को बताता है कि असल में वो एक ज़ेनोफेज था और वो यहाँ पर हमसे उनका कोरेक्स लेने आया था। अब वेनम की बातें सुनकर एडी को कुछ भी समझ आता है, इसलिए एडी उससे कहता है कि आखिरकार ये सब क्या चल रहा है, जो सुनकर वेनम एडी को सब कुछ शुरुआत से बताता है। वेनम एडी को बताता है कि असल में उन सभी सिम्बियोट्स को एक गॉड ने क्रिएट किया है जिस गॉड का नाम है नल। लेकिन उसी नल ने सभी सिम्बियोट्स को क्रिएट करने के साथ साथ सारे ज़ेनोफेज को भी क्रिएट किया है, यानी कि वही क्रीचर जो कि उन पर हमला करने आया था। लेकिन आज से बहुत साल पहले सारे सिम्बियोट्स से मिलकर नल को प्लेनटार के अंदर कैद कर दिया था, पर अब नल आजाद होना चाहता है और आजाद होने के लिए उसे कोरेक्स चाहिए। अब इसके बाद कोरेक्स के बारे में बताते हुए वेनम सिम्बियोट एडी से कहता है कि एक सिम्बियोट के अंदर अपने होस्ट को फिर से जिंदा करने की पावर्स होती है और इसीलिए मान लो अगर किसी सिम्बियोट का होस्ट मर गया तो वो सिम्बियोट अपने होस्ट को फिर से जिंदा कर सकता है। लेकिन जैसे कोई सिम्बियोट अपने होस्ट को फिर से जिंदा करता है वैसे उसके और उसके होस्ट की बॉडी के अंदर एक एनर्जी डेवलप हो जाती है और वही एनर्जी असल में कोरेक्स है और यही कोरेक्स नल को चाहिए जिससे कि वो खुद को क्लिंटा नाम की जेल से आजाद कर सके। अब वेनम की बात सुनकर एडी उससे कहता है कि अच्छा है कि हमारे पास तो कोई कोरेक्स नहीं है क्योंकि मैं तो कभी नहीं मरा हूँ। पर यह सुनते ही वेनम एडी से कहता है कि तुम एक बार मर चुकी हो और फिर इसके बाद ही हमें पुराना सीन दिखा जाता है जो सीन वेनम 1 मूवी का होता है। और यहाँ पर हमें देखते हैं कि एडी ब्रॉक की मौत हो जाती है जिसके बाद वेनम सिम्बियोट एडी को फिर से जिंदा करता है एंड अब इसी वजह से वेनम सिम्बियोट और एडी की बॉडी के अंदर कोरेक्स आ चुका है। लेकिन यहीं पर ही वेनम एडी से ये भी कहता है कि ज़ेनोफेज को कोरेक्स सिर्फ तभी दिखाई देता है जब वो एडी ब्रॉक को पूरी तरह से वेनम में ट्रांसफॉर्म करता है, क्योंकि जैसे एडी ब्रॉक पूरी तरह से वेनम बनता है वैसे उसके गले में जो कोरेक्स है वो पूरी तरह से चमकने लगता है और ज़ेनोफेज को कोरेक्स से सिग्नल मिलने लगता है, जिस वजह से ज़ेनोफेज बहुत दूर सभी कोरेक्स को ढूंढकर वहाँ पर आ जाता है। और इसके लिए वेनम एडी से कहता है कि जब तक हमारे पास ज़ेनोफेज का खतरा है तब तक वो एडी को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ज़ेनोफेज उसे ढूंढकर वहाँ पर आ जाएगी और फिर वो एडी और वेनम दोनों को मारकर कोरेक्स को लेकर सीधा नल को दे देगी, जिसके बाद वो दोनों तो मरेंगे ही बल्कि नल भी आजाद हो जाएगा। अब इसके बाद एडी और वेनम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा आगे आते हैं उन्हें घोड़ा दिखता है, जिसके बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वेनम घोड़े से बॉन्ड होगा ताकि वो एडी को जल्दी से वहाँ से ले जा सके। इसके लिए वेनम घोड़े से बॉन्ड होता है और वेनमाइज्ड हॉर्स बनके जल्दी से एडी को वहाँ से ले जाने लगता है। लेकिन चलते चलते जैसे वो लोग नदी के पास पहुँचते हैं वैसे हम भी देखते हैं कि जनरल वैक्स और उसकी टीम एडी को ढूंढ लेती है और उसे ढूंढते ही उस पर अटैक भी कर देती है। लेकिन यहाँ पर वेनम एडी को बचाने की पूरी कोशिश करता है, जिसके लिए वो एक फ्रॉग से भी बॉन्ड होता है और एक फिश से भी बॉन्ड होता है। लेकिन जब वेनम के पास कोई भी चारा नहीं बचता तो वो एडी से प्रॉपर्ली बॉन्ड हो जाता है और उसके ऐसा होते हम ये देखते हैं कि ज़ेनोफेज
वेनम को ट्रैक कर लेती है और वो बहुत तेजी से वेनम के पास आ जाती है। लेकिन जेनोफिश वहाँ पर आते ही जनरल रेक्स की जो टीम होती है वो उससे डर जाती है और वो जेनोफिश पर फायरिंग करने लगती है। लेकिन इसी मौके का फायदा रखकर वेनम जल्दी से एडी की बॉडी में घुस जाता है और एडी ब्रोक को वहाँ से निकाल लेता है। जिसके बाद ही एडी ब्रोक और वेनम जनरल रेक्स और जेनोफिश दोनों से बच जाते हैं। इसके बाद ही एडी जंगल में आगे बढ़ने लगता है और वो जैसे थोड़ा आगे जाता है वैसे वो एक आदमी से मिलता है जिस आदमी का नाम होता है मार्टिन। और मार्टिन यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ होता है जिसकी फैमिली में उसकी वाइफ और 2 बच्चे भी होते हैं। जहाँ पर मार्टिन एडी को अपने साथ खाना खिलाता है और पूछे जाने पर मार्टिन एडी को बताता है कि वो असल में एरिया 51 के पास जा रहा है क्योंकि उसने सुना है कि वहाँ पर एलियंस होते हैं और उसका हमेशा से सपना रहा है कि वो एलियंस को देखे एंड इसीलिए वो अपनी फैमिली को लेकर वहाँ पर एलियंस देखे जा रहा है। अब मार्टिन की बातें सुनकर एडी को समझ में आ जाता है कि मार्टिन काफी भोला वाला और अच्छा इंसान है और इसके लिए एडी मार्टिन से हेल्प मांगता है एंड उससे कहता है कि मार्टिन उसे अपने साथ न्यूयॉर्क सिटी तक छोड़ दे। जिसके लिए मार्टिन मान जाता है और वो एडी को अपनी गाड़ी में बिठाकर उसे न्यूयॉर्क तक छोड़ देता है। जिसके बाद मार्टिन अपनी फैमिली को लेकर एरिया 51 के लिए निकल जाता है। जहाँ पर आने के बाद ही एडी ब्रॉक छुपने के लिए अपने कपड़े बदलता है और सीधा एक कसिनो में चला जाता है। लेकिन उसी कसिनो के अंदर वो मिसेस चैन से मिलता है। जिसके बाद मिसेस चैन एडी को देखकर बहुत खुश होती है एंड वो उसे अपने साथ अपने घर ले जाती है। जहाँ पर मिसेस चैन काफी खुश होती है और इसीलिए वो एडी के सामने डांस करती है एंड वो एडी से कहती है कि वो भी डांस करे। जिस पर हम ये देखते हैं कि एडी तो मना कर देता है लेकिन वेनम एक्साइटमेंट में आकर डांस करने लगता है और वो एडी को प्रॉपर्ली वेनम में ट्रांसफॉर्म कर देता है। बट जैसे ऐसा होता है वैसे जेनोफेज उसे ट्रैक करते हुए वहाँ पर आ जाती है। बट जेनोफेज को देखकर वेनम फिर से एडी की बॉडी में घुस जाता है। जिसके बाद जेनोफेज उसे ट्रैक नहीं कर पाती है एंड वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। लेकिन जेनोफेज के वहाँ से जाने के बाद ही हमें देखते हैं कि जनरल रेक्स और उसकी टीम भी वहाँ पर आ जाते हैं क्योंकि उन्होंने भी एडी ब्रॉक को ढूंढ लिया था और इसीलिए वहाँ पर आने के बाद ही वो लोग एडी ब्रॉक को बेहोश कर देते हैं और एक डिवाइस का यूज करके उसकी बॉडी से वेनम को बाहर निकालकर उसे कंटेनर में कैद कर देते हैं। और फिर वो लोग एडी ब्रॉक और वेनम दोनों को लेकर सीधा एरिया 51 के लैब में आ जाते हैं। इधर एडी ब्रॉक को जैसे होश आता है वैसे वो देखता है कि वो एरिया 51 के लैब के अंदर है। लेकिन जैसे उसे होश आता है वैसे हमें देखते हैं कि जनरल रेक्स सीधा एडी के पास आता है और वो एडी को शूट कर देता है ताकि एडी ये जान चली जाए। लेकिन इसी लैब के अंदर जो डॉक्टर पेन की असिस्टेंट होती है जिसका नाम डॉक्टर सैरी होता है उसने असल में वेनम के कंटेनर को खोल दिया होता है जिस वजह से वेनम सिम्बियोट उसकी बॉडी से होता हुआ सीधा एडी की बॉडी में घुस जाता है। और जैसे ऐसा होता है वैसे एडी ब्रॉक की जान बच जाती है और वो प्रॉपर्ली वेनम बन जाता है। लेकिन उसकी वेनम बनते ही जेनोफेज को ट्रैक कर लेती है और वो भी सीधा उस लैब के अंदर घुस जाती है और लैब के अंदर आते ही वो पूरे लैब को डिस्ट्रॉय करने लगती है और बारी बारी करके जनरल रेक्स के सारे आदमियों को भी मारने लगती है। अब ये देखकर डॉक्टर पिंक की जो असिस्टेंट होती है यानी कि डॉक्टर सैरी वो बारी बारी करके सारे सिम्बियोट्स के कंटेनर को भी खोल देती है ताकि सारे सिम्बियोट्स मिलकर वेनम की हेल्प कर सके और वो सब मिलकर जेनोफेज को हरा सके। और इसीलिए जैसे सारे सिम्बियोट्स अपने कंटेनर से बाहर निकलते हैं वैसे ही वो अपने आसपास के लोगों से बॉन्ड होते हैं और जेनोफेज का मुकाबला करने लगते हैं। बट यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जेनोफेज इन सारे सिम्बियोट्स से काफी पावरफुल होती है और इसीलिए वो इनमें से कुछ सिम्बियोट्स को पकड़ कर उन्हें खा भी जाती है। लेकिन वेनम इस बात को फायदा उठाता है और वो जल्दी से एडी की बॉडी में आ जाता है जिससे कि जेनोफेज वेनम को ट्रैक नहीं कर पाती है। और फिर अगले पल एडी ब्रॉक उस लैब से बाहर निकल जाता है और बाहर खुले इलाके में आ जाता है। लेकिन बाहर आने के बाद ही एडी नोटिस करता है कि वहाँ पर मार्टिन और उसकी फैमिली भी आई हुई है। लेकिन अब क्योंकि जेनोफेज की वजह से मार्टिन और उसकी फैमिली को नुकसान हो सकता था इसलिए एडी जल्दी से उनके पास आता है और वो उन सबको सेफली वहाँ से बाहर निकाल देता है। इसके साथ ही दूसरी साइड हम ये देखते हैं कि अब सारे सिम्बियोट्स मिलकर जेनोफेज पर भारी बनने लगते हैं। लेकिन जैसे ऐसा होता है वैसे जेनोफेज बहुत जोर से स्क्रीम करने लगती है एंड वो चिल्लाकर अपने दूसरे साथियों को सिग्नल दे देती है जिससे कि हमें देखते हैं कि उसके आसपास बहुत सारे पोर्टल्स खुलते हैं एंड वहाँ पर और भी 4-5 जेनोफेज आ जाते हैं। और फिर इसीलिए ये सब देखकर एडी ब्रॉक वेनम बनता है और वो भी सारे सिम्बियोट्स के साथ मिलकर सभी जेनोफेज से फाइट करने लगता है। लेकिन अब क्योंकि इतने सारे जेनोफेज सिम्बियोट्स पर बहुत भारी थे इसीलिए सिम्बियोट्स की हार होने लगती है और सिर्फ ये नहीं बल्कि वेनम और एडी ब्रॉक भी बहुत ज्यादा घायल हो जाते हैं। और फिर इसके लिए वेनम सिम्बियोट एडी ब्रॉक को थोड़ा दूर लेकर आता है एंड वो एडी से कहता है कि अब उसके पास इन सारे जेनोफेज को हराने का सिर्फ एक ही तरीका है और इसके लिए उसे और एडी को साथ मिलकर जेनोफेज का सामना करना हुआ। जिसके बाद ही हमें देखते हैं कि एडी ब्रॉक एक बार फिर से वेनम बनता है और सभी जेनोफेज के पास आने लगता है जो देखकर सारे जेनोफेज भी वेनम को घेर लेते हैं। लेकिन फिर इसके बाद ही वेनम अपने कई सारे टेंटिकल्स निकालता है और उन सारे जेनोफेज को भी खुद से बॉन्ड करने लगता है यानी कि वो उन सबको भी खुद में मिला लेता है। और फिर ऐसा करने के बाद ही वेनम पास की ऐसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर बहुत ही पावरफुल एसिड रखा होता है और वो ऐसा एसिड होता है जो कि कुछ भी खत्म कर सकता है। और यहाँ पर वेनम का प्लान होता है कि वो इन सारे जेनोफेज को उसी एसिड से मार दे और इसीलिए वेनम जैसे हम सबको लेकर एसिड के पास आता है वैसे वहाँ पहुँचने के ठीक पहले वो एडी ब्रॉक अपनी बॉडी से निकाल कर दूर कर लेता है ताकि वो एडी की जान बचा सके। एंड फिर उसके बाद ही वेनम सारे जेनोफेजेस को लेकर एसिड के नीचे आ जाता है जिसके बाद ही उस खतरनाक एसिड की वजह से वो सारे जेनोफेज धीरे धीरे करके खत्म हो जाते हैं। लेकिन उस सबके साथ साथ वेनम सिम्बियोट भी मारा जाता है पर इस तरह से अपने मरने के साथ साथ वेनम सिम्बियोट सारे जेनोफेजेस को भी खत्म कर देता है और वेनम के साथ साथ एडी ब्रॉक भी बहुत सारे इंजरीज की वजह से बेहोश हो जाता है। लेकिन फिर इसके साथ ही हम ये भी देखते हैं कि जो डॉक्टर पेन होती है वो एक कंटेनर से एक सिम्बियोट को निकालती है एंड वो सिम्बियोट और कोई नहीं बल्कि स्कॉन सिम्बियोट होती है। एंड इसीलिए डॉक्टर पेन स्कॉन सिम्बियोट से बॉन्ड होकर स्कॉन बनती है और अपने असिस्टेंट को लेकर वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद जब एडी ब्रॉक की आंखें खुलती है तब वो ये देखता
है कि वो इस टेम्परेरी हॉस्पिटल के अंदर है। यहाँ पर एडी ब्रॉक से मिलने के लिए यूएस मिलिट्री का एक सीनियर ऑफिसर आता है और वो यहाँ पर आकर एडी को थैंक यू बोलते हुए उससे कहता है कि एडी ब्रॉक ने जेनोफेज नाम के उन सारे एलियन क्रीचर से हम लोगों को बचाया है और एडी एंड उसके वेनम सिम्बियोट की वजह से एक बहुत बड़ी अनहोनी होने से बच गई है और इसीलिए वो ऑफिसर एडी को उसके सारे चार्जेस से फ्री कर देता है एंड वो एडी से कहता है कि अब से एडी ब्रॉक अपनी लाइफ को आराम से जी सकता है। अब इसके अगले सीन में हम ये देखते हैं कि एडी ब्रॉक अपनी लाइफ को नॉर्मली जीने लगता है, लेकिन एडी को अपने वेनम सिम्बियोट की बहुत याद आती है। लेकिन फिर इसके साथ ही ये मूवी खत्म हो जाती है। अब दोस्तों मूवी के खत्म होने के बाद इस मूवी के अंदर 2 पोस्ट क्रेडिट सीन्स आते हैं, जिनमें से पहले सीन के अंदर हम नल को देखते हैं। इस सीन में हमें नल का प्रॉपर फेस दिखाया जाता है और यहाँ पर नल कहता है कि अब मैं पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करके रख दूंगा। सो इसीलिए इस वाले सीन से हमें पता लगता है कि गॉड ऑफ सिम्बियोट्स नल को मूवीज के अंदर आगे भी यूज किया जाएगा। बाकी इसके साथ ही बात करें दूसरे सीन के बारे में, तो इस दूसरे वाले सीन के अंदर हमें वही बारटेंडर दिखता है जिसे जनरल वैक्स पकड़ के एरिया 51 में लाया था। जहाँ पर हमें देखते हैं कि बारटेंडर एरिया 51 के बाहर खड़ा होता है और वो ये देख रहा होता है कि आसपास की सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो चुकी है और इसीलिए उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ है। लेकिन फिर यहीं पर ही हम ये भी देखते हैं कि उस बारटेंडर के थोड़ा दूरी पर ही वेनम सिम्बियोट की बॉडी का वही टुकड़ा होता है जिसे जनरल वैक्स ने बारटेंडर के बाहर से पकड़ा था। लेकिन ये सीन भी यहीं पर खत्म हो जाता है। सो दोस्तों ये वाला सीन बेसिकली हमें बताता है कि सोनी के स्पाइडर-मैन यूनिवर्स के अंदर वेनम अभी भी जिंदा है, क्योंकि वेनम की बॉडी का जो छोटा सा टुकड़ा बच गया है वही आगे चलकर यहाँ का वेनम बनेगा और शायद से हो सकता है कि वो सबसे पहले बारटेंडर के साथ ही बॉन्ड हो। लेकिन अब एक्शन में होता क्या है ये सब तो हमें आगे पता लगेगा। सो दोस्तों ये थी वीडियो वेनम द लास्ट डांस मूवी की स्टोरी के ऊपर। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स के अंदर वेनम या फिर वेनम 3 जरूर लिखना या फिर आप चाहे तो गॉड या फिर वेरी गुड भी लिख सकते हैं। और ये सब इसीलिए ताकि हमें पता चल सके कि आप सबको वीडियो पसंद आई है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। बाकी मैं मिलता हूँ आप सबसे ऐसे किसी और बेहतरीन वीडियो में। तब